नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी राजनीतिक बहस की परतों को खोलते हैं जो हाल ही में काफी चर्चा में रही है। हम देखेंगे कि कैसे एक तीखी टिप्पणी एक गहरी सामाजिक आलोचना का रूप ले लेती है। तो ये सारी बातचीत शुरू होती है एक हालिया बयान से, जिसने ऑनलाइन एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। हाँ, ये सुनने में काफी चौंकाने वाला दावा लगता है ना? पर इसके पीछे का तर्क क्या है? आइए, इसमें छिपे हुए तर्क, व्यंग्य और सामाजिक कमेंट्री को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सवाल यह है कि ये पूरी बहस शुरू कहाँ से हुई। इसकी जड़ में एक बहुत ही आम आरोप है जो अक्सर ऑनलाइन कमेंटेटर्स पर लगता है कि वो प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। इस बहस की जमीन तैयार होती है जब ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स पर प्रोपेगेंडिस्ट होने का ठप्पा लगता है, और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये लोग सिर्फ तथ्य सामने रख रहे हैं या फिर किसी खास एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? अब ये जो पूरा विश्लेषण है ना, ये दो खास और कहूँ तो काफी विवादास्पद बयानों पर ही फोकस करता है। तो पहला दावा ये है एक सीधी और भड़काऊ तुलना, जो इस पूरे विवाद की जड़ है। तर्क ये दिया गया कि एक गधा कम से कम कुछ नहीं करेगा, जो कथित तौर पर देश को नष्ट करने से तो बेहतर ही है। और फिर आता है दूसरा बयान, जिसमें एक ऐतिहासिक तुलना की गई है। इसमें बड़े राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस को 1930 के दशक के यूरोपीय फाशीवाद से जोड़ा गया है। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। जिस तरह से इस पहले बयान को समझाया गया है वो देखने लायक है, क्योंकि तर्क ये है कि ये सिर्फ एक मामूली अपमान नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझाया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये टिप्पणी व्यक्ति नरेंद्र मोदी पर है, जो एक राजनीतिक रैली में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, न कि भारत के प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर। और फिर इसमें आता है व्यंग्य का एक शानदार इस्तेमाल। इस पूरे अपमान को एकदम ही अलग मोड़ दे दिया जाता है और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर कई सवाल उठाए जाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि ये तुलना तो गधों का अपमान है और इसके लिए पूरे गधा समाज से माफी मांगनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बयान की तरफ और देखते हैं कि यहाँ विश्लेषण का रुख कैसे बदलता है। तो सवाल उठता है कि क्या ध्रुव राठी के आरएसएस वाले आकलन से सहमति जताई गई है? इसका जवाब सीधा नहीं मिलता। सीधे हाँ या ना कहने के बजाय एक बिल्कुल अलग ही एंगल सामने रखा जाता है। ऐतिहासिक तर्क को एक तरफ रखकर हाल की कुछ घटनाओं के दौरान संगठन की कथित चुप्पी पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अलग ही आलोचना पेश की जाती है। इन खास उदाहरणों का इस्तेमाल करके एक अलग ही पक्ष रखा जाता है। तर्क ये है कि किसी भी संगठन के काम या काम न करना उसके ऐतिहासिक जुड़ाव से ज्यादा मायने रखता है। और ये सब हमें ले जाता है अंतिम निष्कर्ष की तरफ, जो इन खास टिप्पणियों से बहुत आगे निकलकर पूरे राजनीतिक सिस्टम पर ही एक तीखी टिप्पणी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो शुरुआत में एक अपमान लग रहा था, उसे अब राजनीति की मौजूदा हालत को दिखाने के लिए एक शक्तिशाली रूपक, एक मेटाफर बना दिया गया है। लेकिन यहाँ गधा शब्द का मतलब क्या है, ये साफ करना जरूरी है। यहाँ इसका मतलब है हर वो इंसान, चाहे वो नेता हो, पार्टियां हो या आम जनता, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे असल मुद्दों को छोड़कर बस बांटने वाली बहसों में उलझा हुआ है। इस नजरिए से देखें तो समस्या कोई एक इंसान या एक पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा चक्र है जो खुद ब खुद चलता रहता है, जिसमें हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ऐसी ध्रुवीकृत हो चुकी दुनिया में सच खोजने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?